हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद सुनीत है और अंकल जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण ही पार्ट है, भाग है, जिसको कई वीडियो इस पर मैं बना चुका हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हों या सीटेट की तैयारी कर रहे हों या रीट की तैयारी कर रहे हों या ऑल इंडिया जितने भी स्टेट हैं सभी के अगर टीचर एबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हों या केवीएस की तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो शुरू करने जा रहे हैं वृद्धि और विकास। इसमें आज हमारा शुरुआत होगा जन्म पूर्व शारीरिक विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, यानी जन्म पूर्व जो है विकास का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आगे की कड़ी में पहला नंबर होता है कुपोषण। कुपोषण जिसको कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, देखिए, अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ के गर्भ में अगर उसकी माता कुपोषण की शिकार है तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी कुपोषण के शिकार होंगे। तो वह बच्चा जो जन्म लेता है, वह बच्चा जब जन्म लेगा तो बीमार ही रहता है। यानी कुपोषण के कारण ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है दोनों प्रभावित होती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तो माँ को प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर डाइट मिलेगा तो बच्चा हिस्ट पुष्ट होगा और बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा और बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा। नंबर 2 में आता है गर्भस्थ शिशु पर मादक पदार्थों का प्रभाव। जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी गर्भावस्था में है, उस माँ को मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थ का मतलब है कि जैसे सिगरेट हो गया या बीड़ी हो गया या शराब हो गया या आपका चाय, कॉफ़ी, ये सब भी, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा चीज़ होता है, निकोटीन पाया जाता है जो हार्मफुल होता है। इसके अलावा अन्य नशीली पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी ख़तरनाक है। उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ आप मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं और वह जो नशीली चीज़ें हैं, नारकोटिक जो सब्सटेंसेज हैं, उसका इफ़ेक्ट, चूँकि बच्चे माँ का ब्लड से ही बच्चे का पोषण होता है जब माँ के गर्भ में होता है, और ये माँ के गर्भ, अगर बच्चा माँ के द्वारा ये सब लिया जा रहा है तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ेगा और बच्चे के विकास भी प्रभावित होंगे। इसके बाद नंबर 3 में आता है सदमा। किसी तरह का एंजाइटी नहीं होना चाहिए, सदमा नहीं होना चाहिए, और अपेक्षित शारीरिक अक्षमता। सदमा, अपेक्षित शारीरिक क्षमता, अशांति। अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तो माँ को सदमे में नहीं होना चाहिए, किसी तरह का एंजाइटी नहीं होना चाहिए, और अपेक्षित शारीरिक अक्षमता नहीं होनी चाहिए, यानी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया या दवा वगैरह का इस्तेमाल उस दरमियान में नहीं करना चाहिए। वह भी जो है प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। इस अवधि में दवा भी, चाहे किसी भी प्रकार की दवा हो, दवा का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वैसे मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
और बिना डॉक्टर के सजेशन से भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह बच्चे इफेक्टिव हो जाते हैं और बच्चे विकलांग हो सकते हैं, बच्चे फिजिकली चैलेंज हो सकते हैं, बच्चा अंधा हो सकता है, बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ईयर में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके आइज में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद है, इस अवधि में माता को किसी प्रकार की बीमारी, जैसे सिफिलिस है, सेक्स से संबंधित बीमारी होता है, सिफिलिस का शिकार नहीं होना चाहिए, डिप्थीरिया नहीं होनी चाहिए। ये जो बीमारियां हैं, इनसे कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंशानुगत रोग से दूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है जन्म पूर्व शारीरिक विकास का महत्व है। जो माँ इन चीज़ों से दूर है वही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर इसमें कोई भी चीज़ें प्रभावित होती है तो उसे शारीरिक और मानसिक दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा दिमाग से भी कमज़ोर हो सकता है और शरीर से भी कमज़ोर हो सकता है। तो ये चीज़ें, इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। अब हम आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जन्म पूर्व शारीरिक विकास का बहुत महत्व है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। दूसरा नंबर में आता है फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी का मतलब वही 0 से 2 वर्ष वाला जो पीरियड होता है, यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कितना वज़न होता है, 1 साल के वज़न कितना होता है, 2 साल के वज़न, 2 साल के बाद वज़न कितना होता है, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, ये सारे जो है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। पिछले लेक्चर में भी हमने कई बार चर्चा किया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जनरली जो नॉर्मल है उसका 20 इंच होता है लड़के का, और लड़की का जो है 19 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 50 और 51 के लगभग होगा। और 1 साल के बाद बच्चे की लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाती है। बालिकाओं की लंबाई में भी 50% की वृद्धि होती है। यानी जन्म के समय बच्चा मान लो 50 सेंटीमीटर का है, यानी 20 इंच का है, तो 1 साल बच्चे की जो लंबाई होती है वो 30 इंच हो जाती है, यानी 50% की वृद्धि होता है। 1 इंच में आपको बता दें, आप लोग जानते भी होंगे, 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर हम मान के चल सकते हैं। तो अगर मैं 20 इंच बोलता हूँ तो आप 50 सेंटीमीटर समझेंगे। 30 इंच बोलता हूँ तो 30 दूनी 60 और 15 जोड़ दीजिए, 60 10 70 75 सेंटीमीटर होगा। तो देखते हैं, चूँकि इस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, CTET में भी पूछा जाता है, और जो टीचर्स का JBT के टीचर्स होते हैं जिसमें 100 मार्क्स के चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडागोजी एक पार्ट ही होता है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल में TGT PGT में तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन जो प्राइमरी टीचर में आपको जानकारी दे दें कि पहला जो पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन में तो 5 चीज़ें होती है, जिसमें रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, GK होता है, हिंदी भी होता है। वो 100 नंबर का वो होता है। 100 नंबर सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो जो बच्चे TGT जो प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पूरा वीडियो कई बार देखना है, और उसको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्योंकि उस पोर्शन में अगर 100 जो जनरल पोर्शन होते हैं
उसमें वो 70-80 भी ले आते हैं, इधर 80-90 नंबर ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि 70% 80% लाने के बाद सिलेक्शन श्योर है। अब देखिए इसमें क्या होता है। नंबर 1 में लंबाई में कैसे वृद्धि होती है। लंबाई हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। जैसे बालक है, बालक का जन्म के समय और 1 वर्ष की अवस्था में, फिर 2 वर्ष की अवस्था में। देखिए बालक जो है जन्म के समय इसका 51.5 सेंटीमीटर होता है, 1 वर्ष में 73.9 हो जाता है और 2 वर्ष में 88.6 हो जाता है। ये जो है मनोवैज्ञानिकों ने कई बच्चों पर यह परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला, उसी के आधार पर यह आंकड़ा आपको दिया जा रहा है। और बालिका का जो होता है, बालिका का 51 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ष बाद जो है उसका 72 सेंटीमीटर हो जाता है और 2 वर्ष बाद 80.1 सेंटीमीटर। अब देखिए जनरल जो क्वेश्चन अगर आता है, मान लो ये पॉइंट में तो आता है, लेकिन ये आप समझ जाना कि 1 साल में जो है बच्चे की लंबाई में 50% का ग्रोथ होता है। अगर मान लो जन्म के समय 51 है, हम 50 ही लेकर के चलते हैं, तो 1 साल के बाद जो है वह 25 और जोड़ जाएंगे 75, तो यहाँ 51.5 है, 73.9 है, तो लगभग वही होता है। अगर एक्यूरेट में आता है तो ये आंकड़ा याद रखिए। अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 साल के बाद बच्चे के लंबाई में कितनी की वृद्धि होती है, तो आप 50% रखिएगा, चाहे बालक हो या बालिका हो। तो ये आंकड़ा है हमारा। ये तो लंबाई का हो गया। अब हम भार के बारे में जानते हैं कि वज़न कितना होता है। भार जो होता है बालक एवं बालिका, भार जो है हम केजी में लिखेंगे। अब देखिए बालक का जो भार होता है, बालक का भार होता है 3.2 माना गया है नॉर्मल, 3.2 केजी। इसका मतलब हो गया 3 किलोग्राम 200 ग्राम यानी 3200। अब देखो हमने बताया था पिछले लेक्चर में, आप सुने होंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो नॉर्मल चाइल्ड का वेट होता है 6 से 8 पाउंड होता है। तो 6 से 8 पाउंड, 1 पाउंड में चूँकि या पाउंड में क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी की जो किताबें हैं, वो ज़्यादातर जो फेमस बुक हैं वह विदेशी राइटर का है, और वहाँ का जो यूनिट था पहले पाउंड का इस्तेमाल होता था, किलोग्राम बाद में आया था। इसीलिए 1 पाउंड 400 ग्राम के करीब होता है। तो 400 ग्राम के करीब होता है, तो 8 पाउंड का मतलब 8 चौका 32, इसीलिए यहाँ 3.2 केजी लिया गया है। जन्म के समय जो है बच्चा का वज़न 3.2 केजी होता है लड़के का, और लड़की का जो होता है 3 केजी होता है। 3 केजी वही 6 से 8 पाउंड में, इसीलिए दोनों को मिला करके रखा गया है। आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चा जब जन्म लेता है नॉर्मल चाइल्ड, तो उसका वज़न अगर पाउंड में पूछा जाएगा तो 6 to 8 लिखा रहेगा। अगर मान लो 6 लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ अलग अलग, तो आप 8 में निशान लगाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम है वही लिया जाता है। अगर इससे कम होता है वज़न तो उसको अंडर वेट माना जाता है। इसका मतलब वह बच्चा अंडर वेट है और माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी माँ के गर्भ में प्रॉपर उसका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वही जब 1 साल के बाद जो है बच्चे का वज़न 8.4 केजी हो जाता है लड़के का, और लड़की का 7.8 केजी होता है। यानी लड़के का वज़न ऐसा देखा गया है कि लड़की से कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा आगे जब देखेंगे कि बाल्यावस्था में लड़की का वज़न बढ़ जाता है, लेकिन फिर किशोरावस्था में नॉर्मल जो वेट होता है वो लड़के का ज़्यादा होता है, लड़की का कम होता है। अब मान लो कुछ बचपन में ही बहुत मोटे हैं, अब 5 केजी 6 केजी जहाँ उसका वज़न होना चाहिए 8 केजी, वो 15 केजी का है। अब 15 साल का बच्चा जो किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसका वज़न होना चाहिए 50 केजी के लगभग, वो 75 केजी के रहता है, तो वह ओवर वेट है और उसको फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। 2 साल के बाद जो है बच्चे का वज़न जो है 10.1 केजी हो जाता है,
और लड़की का 9.6 kg हो जाता है। यानी देख रहे हैं कि दोनों में माइनर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो आपने देखा फिजिकल डेवलपमेंट में शैशवावस्था में लंबाई का आपने देख लिया, भार का देख लिया। अब हम देखते हैं नंबर 3 में सिर और मस्तिष्क। सिर और मस्तिष्क का क्या हिसाब किताब होता है। क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आंकड़ा को जो है बार बार पढ़ेंगे तभी आपका याद होगा। नंबर 3 में है सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। हेड एंड ब्रेन। देखो सिर के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर सिर नहीं होता है। सिर जो है पूरा स्ट्रक्चर को सिर कहेंगे, उसके अंदर जो है ब्रेन है। क्योंकि ब्रेन एक क्रेनियम झिल्ली से घिरा होता है, जो बहुत ही जो सॉलिड खोपड़ी जिसको कहते हो, उसी के अंदर ब्रेन बहुत ही मुलायम, जिसमें नर्वस सिस्टम होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ब्रेन के सेल को, मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, जिसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिर का जो वजन होता है नियोनेट में, जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु को नियोनेट कहा जाता है। नवजात शिशु को नियोनेट यानी बच्चा जैसे जन्म लेता है तो इसका सिर का जो वज़न होता है, सिर का जो वज़न होता है इसका, वह 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम यानी अगर 3 किलो शरीर का वज़न है तो उसमें 350 ग्राम उसका मस्तिष्क का वज़न होगा। क्योंकि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क को माना जाता है, ब्रेन को माना जाता है, इसीलिए उसका वज़न भी सबसे ज़्यादा होता है। और प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार तीव्र गति से वृद्धि करती है। तीव्र गति से वृद्धि करती है। यही कारण है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे शिशु अवस्था पार करता है, तो उसका ऐसा माना जाता है कि शैशवावस्था में 50% ब्रेन विकसित हो जाता है। और उसके बाद जो है 50% 2 वर्ष के बाद जब बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था आते आते उसका पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनका जो मस्तिष्क का विकास होता है बचपन में भी हो जाता है। वह डिपेंड करता है, वातावरण पर डिपेंड करता है, घर के माहौल पर डिपेंड करता है, और उसके वंशानुगत, क्योंकि उसके पेरेंट्स कैसे रहे हैं, उनका ब्रेन कैसा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सिर की लंबाई और आकार में जो है तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसके बाद चौथे नंबर में हड्डियाँ। देखो प्रारंभ में हड्डियों की संख्या, हालांकि कुछ किताब में 350 दिया गया है, लेकिन कुछ किताब में जो है 350 बाल्यावस्था के स्टेज में माना जाता है। लेकिन अधिकतर बुक में यह दिया हुआ प्रारंभ में हड्डियों की संख्या, प्रारंभ में हड्डियों की संख्या जो होती है 270 होती है। और हड्डियां मुलायम होती है बच्चे का। देखोगे ब्रेन पर, आप बच्चे को देखे होंगे, छोटा बच्चा यहाँ एक फक 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 यहाँ करते रहता है, ब्रेन में वहाँ बहुत मुलायम होता है। और हाथ पैर भी मुलायम होता है, क्योंकि बहुत सारी हड्डियाँ जो है बाद में जैसे बच्चा का विकास होता है, वृद्धि होता है, तो हड्डियाँ आपस में जुड़ती चली जाती है। फिर हड्डियों की संख्या मात्र 206 रह जाती है। यानी कितना, और कई जगह देखोगे कि शुरू में ही दिया जाता है कि 350 हड्डियाँ होती है, जो बहुत मुलायम होती है, आपस में जुड़ करके 206 ही बन जाती है। तो प्रारंभ में हड्डियों की संख्या 270। जन्म के समय जो है, जन्म के समय हड्डियाँ बहुत ही कोमल होती है, कोमल होती है और मुलायम भी होती है। ठीक, आपसे क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है। और लचीली भी होती है ना, इसीलिए बच्चा पिलिएबल,
अब अगर कोई बच्चे का हाथ पैर टूट गया, कहीं सीढ़ी से लुढ़क गया या छत पर से गिर गया, तो उसके हड्डियां जल्दी जुड़ पाती है क्योंकि मुलायम होती है, रिकवरी जल्दी होता है। लेकिन वही है कि एज के बाद, ओल्ड एज में अगर किसी व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर होता है, हाथ फ्रैक्चर होता है या शरीर के कोई बॉडी फ्रैक्चर होता है तो जल्दी सही नहीं हो पाता। यही रीज़न है, क्योंकि धीरे धीरे हड्डियां हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और कड़ा चीज़ जब टूट जाता है तो जुड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई मुलायम चीज़ है तो जुड़ने में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। इसके बाद है नंबर 5 में दांत। दांत जो होता है छठे और 7वें महीने में, छठे एवं 7वें महीने में दूध का दांत निकलना शुरू हो जाता है। और देखो ये जो दूध का दांत, इसको इसीलिए, और उस समय दूध के दांत की संख्या जो होती है 20 होती है। धीरे धीरे निकलता, पहले आगे का, ऊपर का निकलेगा, नीचे का निकलेगा, फिर अगल बगल का। लेकिन उस समय जो चौवा होता है, जो साइड में होते हैं, वो नहीं निकलते हैं। और ये जो है एक बार गिर जाते हैं। ये जो दांत होते हैं, दूध के दांत, एक बार टूट जाएंगे, फिर दोबारा ये निकलेंगे, वह परमानेंट हो जाता है। और वो तब तक कोई प्रॉब्लम आपका नहीं। ऐसे तो ओल्ड एज में आने के बाद किसी के दांत में खोदर हो जाता है, उससे टूट जाता है। मान लो दांत में कोई कीड़ा लग गया, या आपने कुछ मीठा चीज़ देखे होंगे, छोटे बच्चे मीठा चीज़ खाते हैं तो दूध के दांत में भी उनके कीड़े लग जाते हैं। तो इसीलिए चॉकलेट, टॉफ़ी सबसे बच्चे को बचा करके रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक वर्ष के अंदर तक दूध के सभी दांत का मतलब हो गया कि 20 जो दांत होते हैं वह निकल जाते हैं। हाँ, एक वर्ष के अंदर तक दूध के सभी दांत, दूध के 20 दांत। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखो हमारे टोटल दांत जो होते हैं 32 होते हैं, तो 20 तो दूध के दांत हो गए जो दोबारा पुनः निकलते हैं। लेकिन जो चबाने वाला जो दांत होता है, जिसको चौवा बोलते हैं, वह जो दांतें होती है वह एक ही बार निकलती है। वो टूट गया तो फिर दोबारा नहीं होगा। उसमें भी लास्ट में होता है विजडम टीथ होता है, जिसको अकल चौवा कहा जाता है। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है 18 साल 19 साल, उस समय निकलता है और उसमें बहुत दर्द होता है। और कहा जाता है, यह भी माना जाता है, भ्रम से ये मीथ है कि आदमी को अकल तभी आता है जब अकल चौवा निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है, इसलिए आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन उसको विजडम टीथ कहा जाता है, वह अलग बात है। अब आ जाते हैं मांसपेशियाँ। नंबर 6 में है मांसपेशियाँ। जो मांसपेशियाँ होता है, मांसपेशियाँ पूरे शरीर का, यानी जन्म के समय मांसपेशियाँ, जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, मांसपेशियाँ जन्म के समय, मांसपेशियाँ पूरे शरीर का 23% होता है। क्योंकि ये आंकड़ा जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है, बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है, और एक दूसरे से शेयर भी कीजिए। क्योंकि जो चीज़ तुम याद करते हो, अगर एक दूसरे से जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना परमानेंट होगा। ये बातें मेरी गांठ मान लो। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसा होता है कि आज पढ़ते हैं, एक सप्ताह तक अगर तुमने नहीं देखा तो उसमें 50% गायब हो जाएगा। 15 दिन नहीं देखे तो सिर्फ 10% रह जाएगा, और 20 से 25 दिन नहीं देखे तो वो 0% में कन्वर्ट होने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए जो चीज़ याद करते हो, चाहे तुम चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ रहे हो, या एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, या मैथ पढ़ रहे हो, या हिंदी पढ़ रहे हो, या इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो चीज़ें सीखते हो दूसरे को ज़रूर शेयर करो। बैठा करके चाय पिला करके भी शेयर करना पड़े तो शेयर करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा परमानेंट होगा, उसको कुछ कम फ़ायदा होगा लेकिन तुमको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा।
अब होते हैं हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन, देखो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय हृदय की धड़कन की रफ्तार जो होती ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हार्ट का आकार बढ़ता जाता है धड़कन धीमी होती जाती है, और फिर जब एक स्टेज आ जाता है कि 1 मिनट में 72 बार, लेकिन शुरू में बच्चे का जो धड़कन होता है बहुत तीव्र गति से होता है और 1 सेकंड में वह 142 बार धड़कता है ये। इसीलिए ध्यान रखेंगे हृदय का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, हृदय का आकार बढ़ने पर धड़कन की गति धीमी हो जाती है। शुरू में हृदय की गति जो छोटे बच्चे में होता है 1 मिनट में 140 से 42 बार होता है, लेकिन बाद में वही 1 मिनट में जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंच जाता है, यानी हृदय का हार्ट का विकास पूरा हो जाता है, तो 1 मिनट में 72 बार। ये याद रखिएगा, यानी बच्चा जन्म लेता है उस समय 1 मिनट में। इसीलिए बच्चे का हार्ट देख करके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे के हृदय की गति जो है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी हृदय की गति कितनी होती है और एक नॉर्मल व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति में हार्ट की गति कितनी होती है, तो ये आंकड़ा बस ये आपको याद रखना है। अब आते हैं गामक नियंत्रण। नंबर 8 में है गामक नियंत्रण, जिसको कहा जाता है मोटर कंट्रोल। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। गामक नियंत्रण में क्या होता है, 1 माह का बच्चा जो जन्म लेता है, 1 माह का बच्चा पेट के बल लेटना ज़्यादा पसंद करता है, और पेट के बल लगेगा और गर्दन जो है ऊपर की तरफ करेगा। और दूसरे एवं तीसरे माह में क्या होता है, शिशु अपने नेत्रों को क्षैतिज घुमाना शुरू करता है। क्षैतिज घुमाना शुरू करता है। क्षैतिज का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये आँख है, ये पुतली है, तो इधर करेगा फिर इधर भी कर लेगा। ये 2-3 माह में ही बच्चा अपना करने लग जाता है क्षैतिज दिशा में। 6 माह में कुर्सी पर बैठ सकता है, या कहीं भी बैठा दो, कुर्सी हो या पलंग हो या सोफा पर, तो बैठ सकता है बच्चा। और 9 माह की अवस्था में सामान पकड़कर खड़ा हो सकता है किसी चीज़ के सहारे। कोई बच्चा जो है बड़ा जल्दी 10 से 11 महीना में चलने लग जाता है, तो बिल्कुल ही जो फिजिकली फिट है बच्चा, सभी तरह से वो ऐसे करता है। लेकिन 9 माह में वो कहीं भी आप खड़ा कर सकते हैं उसको, चाहे पलंग पकड़ के या सोफ़ा पकड़ के या टेबल पकड़ के कुर्सी पकड़ के वो खड़ा हो सकता है। 15 माह की अवस्था में, यानी 1.25 साल,
15 माह में वह अकेले चलने लगता है, यानी कभी गिर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से नहीं चलेगा, लेकिन चलना प्रारंभ कर जाता है 1.25 साल में। तो ये जो है आपने देखा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास का जो क्रम होता है उसमें जितने भी पॉइंट हमने बताया, चाहे वह वजन हो, लंबाई हो, भार हो, दांतों की संख्या हो, ये सब आपको आंकड़ा जो है याद रखना है और इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस अवस्था में बच्चा चलना शुरू करता है, किस अवस्था में वो बैठ सकता है, तो ये चीज़ें भी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। देखिए, बाल्यावस्था को जो स्टेज होता है 6 से 12 माना जाता है, इसे सही स्टेज जो है 6 से 12 माना जाता है। ऐसे तो बाल्यावस्था में जब शैशवावस्था 0 से 2 है तो 2 से ही 12 माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल में एक पूर्व बाल्यावस्था एक होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो जो बाल्यावस्था का स्टेज होता है वो 6 से 12 की अवस्था, वर्ष की अवस्था को ही माना जाता है विशेष रूप में। इसमें 9 से 12 वर्ष तक, 9 से 12 वर्ष तक जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास में दृढ़ता आ जाती है। यही कारण है कि इस अवस्था को परिपाक काल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंसोलिडेशन पीरियड कहा जाता है। देखो, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेज होता है जिसको परिपाक काल कहा जाता है, कंसोलिडेशन पीरियड कहा जाता है, तो वह बाल्यावस्था हो गया। और बाल्यावस्था का जो एक्चुअल एज है 6 से 12 माना जाता है। ऐसे बाल्यावस्था में चाइल्डहुड जो है 2 से 12 का आंकड़ा होता है, लेकिन वह जो है चूँकि शैशवावस्था से तुरंत जो उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की जो स्टेज होती है वह 2 से लेकर के 6 तक होती है, और 6 से 12 जो होता है बाल्यावस्था का स्टेज होता है। और शारीरिक विकास में दृढ़ता आने लग जाती है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। अब देखो, इसमें लंबाई, नंबर 1 में लंबाई, बाल्यावस्था में जो लंबाई होता है हम सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं, सेमी में बालक और बालिका। देखिए 2 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, 4 आंकड़ा लेते हैं ये। क्योंकि आंकड़ा याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। लंबाई जो होता है 2 वर्ष में बालक की लंबाई 81.6 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं। और 6 वर्ष में जो है वह 108.5 हो जाता है, 10 वर्ष में 128.4 हो जाता है, और 12 वर्ष में 138.3 हो जाता है। तुम इसको एवरेज भी याद रख सकते हो, एक्यूरेट भी, कि 81 है 0.6 है तो 82 इसको मान लीजिए, 1.8 है तो 109 कर दीजिए,
124.4 है तो 128 भी याद रख सकते हैं, और 138.3 है तो 138 भी आप लिख सकते हैं। यानी बच्चा 2 वर्ष में 81 सेंटीमीटर है, और 12 वर्ष में, देखो शुरू वाला और लास्ट वाला तो ज़रूर याद रखो, चूँकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 वर्ष में यानी बाल्यावस्था, नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं बाल्यावस्था कंप्लीट करते करते उसका 138 सेंटीमीटर होता है। देखो 30 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर होता है। अगर 138 को हम 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 चौका 12, फिर 1 हो गया 8 हो गया, फिर पॉइंट डाल दो, 0 डाल दो, यानी 3 पचे 15, 3 छः 18। इसका मतलब हो गया कि 4.5 फीट का हो जाता है लड़का। नॉर्मल जो ये नॉर्मल की बात है, कुछ बच्चे जो हैं बहुत लंबे होते हैं। अब जिसके पेरेंट्स लंबे हैं तो ऑटोमेटिक है उसका बच्चा भी लंबा होगा, लेकिन जो नॉर्मल हाइट होता है 5 फुट 4 इंच माना जाता है। हमारे इंडिया में 5 फुट 6 इंच माना जाता है नॉर्मल हाइट को मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो 5 फुट 2 इंच माना जाता है, जो जनरल हाइट है इंडिया में देखा गया है। अमेरिका में यह आंकड़ा फेल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में सारे ज़्यादा 6-6 फीट के होते हैं, लड़की का हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से, लेकिन इंडिया में जो है हमारा 4.5 फीट लंबा लड़के का हाइट जो है लगभग 4.5 फीट हो जाता है, और लड़की का जो हाइट होता है बालिका का थोड़ा सा कम रहता है, इतना होता है 1, और इसका 128.4। देखो 10 वर्ष में दोनों के हाइट लगभग सेम रहते हैं, और इसमें देखो 12 वर्ष में लड़की का हाइट में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। देखो बाल्यावस्था में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि कौन सा स्टेज है जनरली लड़की का हाइट लड़के से कम होता है, लेकिन कौन ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में लड़की का हाइट लड़के के हाइट से कुछ बढ़ जाता है, तो वह बाल्यावस्था का स्टेज होता है। लेकिन वही किशोरावस्था में जब प्रवेश करता है तो लड़की का हाइट से लड़के का हाइट जो है ज़्यादा हो जाता है, और दोनों के हाइट में लगभग 10 सेंटीमीटर का अंतर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, आप अगर इंच में करेंगे तो 2.5 इंच होता है, माने 25 चौका 100, 4 इंच का अंतर होता है। यही कारण है कि हमारे इंडिया में लड़की का नॉर्मल हाइट 5 फुट 2 इंच माना जाता है, और लड़के का 5 फुट 6 इंच माना जाता है। अगर किसी लड़के का हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा है तो उसको इंडिया में लंबा माना जाता है। 5 फुट है तो नॉर्मल माना जाता है, 5 फुट 4 इंच है तो 5 फुट 6 है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर लड़की का हाइट 5 फुट 2 इंच है तो नॉर्मल माना जाता है, 5 फुट 2 इंच से कम है तो वह जो है नाटा माना जाता है, अंडर जो है नॉर्मल हाइट से कम माना जाता है। तो ये चीज़ें आपका है। अब देखिए हाइट हो गया, अब आते हैं हम भार में। नंबर 2 है भार। भार का मतलब वजन हो गया, ये केजी में हम ले रहे हैं। देखिए बालक और बालिका, देखिए बालक का जो 2 वर्ष में बालक का जो वेट होता है वह 10.1 केजी होता है, और लड़की का जो है 9.6 केजी होता है। ये जो भी वेट का आंकड़ा है ये नॉर्मल चाइल्ड के लिए है, ऐसा नहीं कि आप मोटे बच्चे का आंकड़ा लेकर बैठ जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 वर्ष में लड़के का जो वज़न होता है 16.3 होता है, और लड़की का 16 होता है, केजी में है ये वज़न। वही 10 वर्ष में जो है 23.5 केजी होता है, और ये 23.6 केजी होता है। देखो लड़की का जो है, लड़की का यहाँ वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है, और 12 वर्ष में भी 12 वर्ष में लड़के का जो हाइट है, सॉरी लड़के का जो वेट है 28.2 केजी है, और लड़की का जो होता है 29.8 केजी होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि 12 वर्ष की अवस्था में लंबाई भी लड़की का थोड़ा सा बढ़ जाता है और वज़न भी बढ़ जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करने वाला क्वेश्चन है कि कौन ऐसा स्टेज है जिसमें लड़की की हाइट भी बढ़ जाती है और उसका वज़न भी बढ़ जाता है। तो बाल्यावस्था का जो लास्ट स्टेज है, यानी 12 वर्ष के उम्र में लड़की का हाइट में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है और लड़की के वेट में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। तो यही स्टेज है
दे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो जनरल क्वेश्चन तो सब याद कर लेंगे, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको जो है आपको दिमाग में रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में लड़की का वजन भी बढ़ जाता है और लंबाई भी बढ़ जाती है। पहला रहेगा शैशवावस्था, दूसरा रहेगा बाल्यावस्था, तीसरा रहेगा किशोरावस्था और चौथा रहेगा ऑल द अबव। तो आपको बाल्यावस्था में निशान लगाना है। अब हम आते हैं सिर और मस्तिष्क। तीसरा नंबर में है सिर और मस्तिष्क, यानी हेड एंड ब्रेन। देखिए, जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है, बाल्यावस्था में, तो उसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में जैसे पहुंचता है तो सिर के अनुपात में कमी आने लग जाती है। देखे होंगे कि शैशवावस्था में सिर के आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन जैसे बाल्यावस्था आता है तो सिर के अनुपात में कमी होने लग जाती है। और मस्तिष्क का जो भार होता है, मस्तिष्क का भार एवं आकार शरीर के भार एवं आकार का 95% होता है। पहले आपने देखा होगा कि वह परसेंटेज जो है, यानी सिर के अनुपात में कमी, मस्तिष्क का भार एवं आकार शरीर के भार एवं आकार का 95% होता है। मस्तिष्क का भार एवं आकार वयस्क व्यक्ति के भार एवं आकार का 95% भाग होता है। सिर के अनुपात में कमी और मस्तिष्क का जो भार होता है शरीर के भाग का 95% नहीं, ये गलत आंकड़ा है, यहाँ 95 नहीं होगा। यानी जो मस्तिष्क का भार एवं आकार है शरीर के भार एवं आकार का 95% का मतलब हो गया कि अब जैसे मान लो कि अगर वज़न है 10 kg है, तो 10 kg को अगर हम ग्राम में बदलते हैं तो 10,000 हो जाएगा। 10 kg को ग्राम में बदलते हैं और इसका 95% निकाल देते हैं तो 2 0 चला गया, इसका मतलब हो गया 9500, यानी इतना kg हो गया। तो ये 9.5, इसका मतलब हो गया कि सिर के अनुपात में कमी, मस्तिष्क का भार एवं आकार शरीर के भार एवं आकार का ये 9.5 kg ये हो गया। तो वह जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि लगभग 500 ग्राम होता है। ये हम इस तरह से नहीं लिखें, ज़्यादा बेटर होगा। सिर के अनुपात में कमी और मस्तिष्क का भार एवं भार जो होता है, मस्तिष्क का भार लगभग 500 ग्राम के करीब होता है। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चा जब शैशवावस्था में होता है 350 ग्राम होता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में चूँकि मस्तिष्क और सिर के आकार में वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिक है कि उसका वज़न भी बढ़ेगा और यह वज़न धीरे धीरे बढ़ जाता है और वयस्कावस्था में यानी किशोरावस्था के अंतिम स्टेज तक लगभग 1200 से 1400 ग्राम के करीब होता है। तो 1200 से 1400 ग्राम के करीब होता है, यानी उसमें महिला और पुरुष के जो सिर का वज़न होता है लगभग 50 ग्राम 500 ग्राम का अंतर होता है। उधर 1350 हो गया, इधर 1400 ग्राम के करीब होता है, तो 500 ग्राम का अंतर हो जाता है। 500 ग्राम नहीं बल्कि
50 ग्राम का अंतर होता है दोनों के वजन में। इस अवस्था में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। हड्डियों का दृढ़ीकरण यानी थोड़ा हड्डियां मजबूत होने लग जाती है। ओसिफिकेशन कहते हैं इसको, ओसिफिकेशन। और इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती है हड्डियों की संख्या शैशवावस्था की तुलना में कम होने लगती है और किशोरावस्था में जो है यह हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, जो हम आएंगे उसमें। इसमें कितना कम होता है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि कई जगह आप कई बुक में देखेंगे कि जन्म लेता है तो 350 हड्डियाँ होती है, बाद में 270, लेकिन कुछ बुक में 270 दिया हुआ है। तो जो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आता है। अगर यह आता है 350 नहीं दिया हुआ है तो 270 में ही आप निशान लगाएंगे। अगर 350 270 दिया हुआ है तो मैक्सिमम में ही आप निशान लगाने का प्रयास करेंगे। और नंबर 5 में है दांत। दांत जो होता है टीथ, 5 से 6 वर्ष की अवस्था में 5 से 6 वर्ष की अवस्था में अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि जो दूध का दांत होता है वह टूटने भी लगते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो शैशवावस्था में जैसे पार करने लगता है, शैशवावस्था में 1 से 1.5 साल में दांत दूध के निकलने लगते हैं। और यह भी बताए थे हम आपको कि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। वही दांत जो है धीरे धीरे टूटते हैं, फिर नए दांत निकलते हैं। और नया दांत जो होता है वो परमानेंट होता है। जब तक कोई कीड़े उसमें नहीं लगे, कोई बैक्टीरिया, विषाणु या फंगस नुकसान नहीं पहुंचाए, तब तक वह दांत हमारे रहते हैं। प्रॉपर केयर रखने की ज़रूरत है। और 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की उम्र तक जो दांत की संख्या होती है, दांत की संख्या 27 से 28 अस्थाई दांत जिसको कहते हैं, अस्थाई दांत होता है। देखो ये जो है 12 वर्ष की अवस्था में जो दांतों की संख्या 27 से 28, हालांकि दांत जनरली पेयर में ही होते हैं क्योंकि 16 पेयर होते हैं टोटल, लेकिन जो 32 होते हैं तो 4 जो होता है, कल चौवा जो होता है साइड वाला, एक इधर निकलता है, एक इधर, एक नीचे, तो 4 जो होता है 28 4 32, 4 जो होता है जिसको विजडम टीथ कहते हैं और किशोरावस्था के लास्ट स्टेज में निकलता है या जो युवावस्था शुरू होता है उसमें निकलता है। तो 18 के बाद भी किसी को निकल सकता है, 18 में भी निकल सकता है। 18 के पहले निकलने की संभावना विजडम टीथ की बहुत कम होती है। अब मांसपेशियाँ, जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ, यह बाल्यावस्था में समस्त शरीर का 33% होता है। यानी जितना पूरे बॉडी में पूरे बॉडी का जो वजन हो गया समझ लो, उसमें मांसपेशियाँ 33%। अगर मान लो किसी का वजन 50 केजी है तो 33 केजी जो है मांसपेशियाँ ही है। तो मांसपेशियाँ सभी जगह, चूँकि हड्डियों को एक हमारे शरीर को एक निश्चित आकार तो हड्डी देता है, लेकिन सुडौल सुंदर दिखने के लिए मांसपेशियाँ सभी जगह हो, चाहे वो गाल हो या पेट हो या हाथ हो या पैर हो या सिर हो, सभी जगह मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो समस्त शरीर का 33% होता है। अन्य अंग
अन्य अंग जो होता है इस अवस्था में, बालक के जो कंधे होते हैं, बालक के कंधे चौड़े होने लग जाते हैं और कूल्हे पतले। बालक के कंधे चौड़े और कूल्हे जो होते हैं पतले होते हैं, और जो बालिका होती है, बालिका के कंधे जो होते हैं वो पतले होते हैं और कूल्हे जो है इनके चौड़े होते हैं। दोनों में उल्टा होता है। ठीक है, कुल्हा इसको कहा जाता है। और ये जो है आपका कंधा हो गया, तो बालक का चौड़ा और लड़की का पतला होता है। और यही कारण है कि उनके पैर जो है अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं लड़कियों का। हृदय की धड़कन जो है बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 85 बार होता है। जबकि आपने देखा होगा शैशवावस्था में हमने बताया था कि 1 मिनट में जो है वह 140 बार धड़कता है, और इसमें 1 मिनट में 85। वही किशोरावस्था में जब आता है तो जो नॉर्मल है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, क्योंकि फिर नॉर्मल हो जाता है सारा कुछ। अब आ जाते हैं हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास। आपने शैशवावस्था में देख लिया शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में देख लिया, अब किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। देखिए, किशोरावस्था जो होता है इसमें तीव्र गति से होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है, और बहुआयामी, बहुत तरह चीज़ के विकास होता है। पॉली डायमेंशनल जिसको कह सकते हो, बहुआयामी होता है। इस काल में प्रजनन क्षमता का विकास होता है। एक नया चीज़ जो कि शैशवावस्था में नहीं हुआ, बाल्यावस्था में नहीं हुआ, इसमें प्रजनन क्षमता का भी विकास होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन क्षमता का विकास होता है। यानी इस अवस्था में जब बालक या बालिका पहुंच जाते हैं तो उसमें बाँ बनने का बालिकाओं में लक्षण आ जाता है। और जो है क्योंकि सीमेन का सिक्रीशन इसी अवस्था में होता है, ओवम व स्पर्म का सिक्रीशन इसी अवस्था में होता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है और बच्चे का निर्माण हो सकता है। अब देखो, इसमें जो है नंबर 1 में लंबाई। देखिए, लंबाई जो है 12 वर्ष में क्या रहता है, 15 वर्ष में क्या रहता है और 18 वर्ष में क्या रहता है। लंबाई जो होता है बालक की जो लंबाई होती है 12 वर्ष में 138.3, ये सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं लंबाई। आप इंच में भी कन्वर्ट सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में ही मापा जाता है। देखते होगे जहाँ भी फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है, चाहे पुलिस में हो या आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो या नेवी हो या बॉर्डर फोर्स में हो, सभी जगह है तो हाइट जो लिया जाता है सेंटीमीटर में
इसलिए सेंटीमीटर में याद रखें। तो बालक का जो हाइट होता है वह 138.3 सेंटीमीटर 12 वर्ष में होता है, वही 15 वर्ष की अवस्था में 155.5 होता है और 18 वर्ष में 161.8 होता है, यानी 162 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। 162 सेंटीमीटर को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो देखो 3 पचे 15, उसके बाद 2 हो गया, 1 हो गया, 3 चौका 12 है ना। यानी हमने बताया था कि जो नॉर्मल हाइट होता है 5 फुट 4 इंच, कहीं कहीं 5 फुट 6 इंच भी लिखा रहता है, तो ये चीज़ें होती है। तो ये आपका 161.2। बालिका में जो होता है, बालिका का जो 12 वर्ष में 139.2, चूँकि पिछले आपने देखा होगा पिछले जब बाल्यावस्था में विकास हमने बताया था तो हमने देखा था कि 12 वर्ष की अवस्था में बालिका के जो हाइट है वह बालक से थोड़ा सा ज़्यादा है, बालिका का जो वज़न है बालक से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यही कारण है कि बालिका का 12 वर्ष में 139 होता है, जबकि वही 15 वर्ष में बालिका के हाइट में कमी हो जाती है, फिर वह 149.6 होता है, जबकि बालक 155.6 होता है। उसके बाद 18 वर्ष के स्टेज में क्योंकि लंबाई तो नहीं बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ने लग जाती है, यानी और सब शरीर के अन्य भागों में वृद्धि होती है, जिसके वजह से फ़र्क पड़ता होगा। बालक जो है, बालिका की तुलना में ऐसा माना जाता है, कई बार सर्वे किया गया है, बालिका की तुलना में 10 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा होता है। यही कारण है कि जब शादी विवाह भी होती है तो लड़के लड़की के हाइट में थोड़ा सा अंतर माना जाता है, उम्र में भी 4-5 साल का अंतर माना जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। अब देखिए, ये तो आपने लंबाई देख लिया, फिर हम भार देखते हैं। भार जो होता है बालक का भार हम केजी में ले रहे हैं। 12 वर्ष में 28.5 होता है बालक का 28.5 होता है और बालिका का 29.8 होता है। मैंने जब बाल्यावस्था में विकास बता रहे थे तो हमने बताया था कि लंबाई में भी और भार में भी, दोनों में 12 वर्ष की अवस्था में लड़के से लड़की का जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप वही आंकड़ा यहाँ रिपीट हो रही है। बालक का जो वेट होता है वह 28.5 होता है और बालिका का 29.8 होता है। वही 15 वर्ष की अवस्था में इसका 39.6 होता है, इसका 39.8 होता है। 15 वर्ष में दोनों का लगभग जो है वेट बराबर के होते हैं, लेकिन वही 18 वर्ष के स्टेज में क्या होता है, इसका लड़का का थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है और लड़की का थोड़ा सा कम जाता है। तो ये जो है आपका वेट केजी में है, ठीक है। इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क की जो गति होती है वृद्धि की, वह मंद होती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में, इस अवस्था में सिर एवं मस्तिष्क का विकास जो होता है मंद गति से होता है। लेकिन 16 वर्ष तक, क्योंकि शुरू में मंद गति रहता है, लेकिन 16 वर्ष तक मस्तिष्क एवं सिर का विकास पूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। कई बार मैंने चर्चा किया है, और यह क्रिटिकल एज भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेस, स्ट्रेन
स्टॉर्म, अनस्ट्राइव, ये चारों स्टेज से जो है बच्चा किशोरावस्था में ही गुजरता है। तो इसीलिए 16 वर्ष तक मस्तिष्क एवं सिर का विकास पूर्ण हो जाता है। और मस्तिष्क का जो वजन होता है, मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल यही होता है। आपसे क्वेश्चन में अगर नॉर्मल भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर 1200 से 1400 ग्राम दिया हुआ है तो वो सही होगा, लेकिन 1200 भी दिया हुआ, 1400 भी दिया हो, 1350, तो एवरेज वाला ही आप लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर डैश में दिया हुआ कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, तो यही होता है जो किशोरावस्था में मस्तिष्क का वजन होता है, वही वजन जो है आगे तक चलता है, वजन में फिर कमी नहीं आती है। हालांकि मेमोरी पावर धीरे धीरे घटता जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है किशोरावस्था के लास्ट स्टेज में मेमोरी पावर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप मस्तिष्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका मेमोरी पावर ज़्यादा रहेगा। और अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल, क्योंकि शरीर के जिस अंग का हम विकास, जब मेहनत नहीं करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर मजबूत नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी मजबूत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आदमी का दिमाग कभी थकता नहीं है। आपको मैं बता दूं, दिमाग थकता नहीं है, जितना काम करो कर सकते हो। तभी तो कोई आदमी 72 घंटे तक काम करता है, बीच बीच में हल्का सा ब्रेक आप दे सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है, दिमाग नहीं थकता, हम शारीरिक रूप से थकते हैं, वही हमको फील होता है, फिर हम लेटते हैं, शरीर को रिलैक्स मिलता है। तो दिमाग जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेन को ही ब्लड की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। उसके बाद आते हैं नंबर 4 में हड्डियाँ। किशोरावस्था में जो है हड्डियों की संख्या बिल्कुल जो पूर्ण हो जाती है, हड्डियों की संख्या 206 रहती है, जो कंप्लीट माना जाता है ना। वर्तमान में अभी यही है। दांत जो होता है इस अवस्था में 27 से 28 दांत होते हैं। और फिर जो 4 विकसित दांत होते हैं, विजडम टीथ, जो विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ, जिसको अकल जाड़ भी कहा जाता है या अकल चौवा कहा जाता है, अकल चौवा, है ना। यह किशोरावस्था के अंत तक यह निकलता है। कभी कभी किशोरावस्था समाप्त होने के बाद जब युवावस्था में जाता है तभी ये निकल जाता है। इसके बाद मांसपेशियाँ जो होता है समस्त शरीर का 45%, चूँकि बढ़ जाता है। आपने देखा था बाल्यावस्था में 33% था, लेकिन ये 45% हो जाता है, चूँकि शरीर का आकार भी बढ़ने लग जाता है इस अवस्था में। और नंबर 7 में अन्य अंग। इस अवस्था के अंत में, इस अवस्था के अंत तक आँख, कान, नाक, सिर, जिह्वा, आँख, कान, नाक, सिर, जिह्वा का पूर्ण विकास हो जाता है। इसके अलावा किशोर में कंधे जो है चौड़े हो जाते हैं, कंधे चौड़े हैं, दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, दाढ़ी मूछ आने लगती है। और किशोरी में
वक्षस्थल और कुल्हों में परिवर्तन होने लगता है। इसके अलावा मासिक धर्म भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। थायराइड ग्लैंड, एक थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्रंथि के विकसित होने से आवाज़ में फर्क होने लगता है और हृदय की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार, जो कि नॉर्मल ही माना जाता है। तो ये हुआ आज का। चूँकि हमने देखा कि जो विकास का स्टेज होता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और शैशवावस्था में शारीरिक विकास, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इस चीज़ को बहुत सही ढंग से और इसके आंकड़ा को बार बार पढ़िएगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शारीरिक विकास में बताया गया है, चाहे वो दांत हो, भार हो, लंबाई हो, वजन हो, है ना, उस टीथ के बारे में, विजडम टीथ के बारे में, दूध के दांत के बारे में। क्योंकि बहुत सारे आंकड़ा पर आधारित सवाल इसमें हैं। तो अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत देखने का प्रयास करें, तभी आपको मज़ा आएगा और आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो DSSB या CTET या HTET या रीट या KBS नवोदय विद्यालय या लेक्चररशिप के लिए या प्रिंसिपल के लिए किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एजुकेशन से संबंधित, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।